एक बात आपको जरूर समझनी है, हम ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड एक सेट कर लेते हैं कि भाई ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है और वो ट्रेंड आज हम देखने भी वाले हैं। आप अपने माइंड में एक चीज जरूर रखिएगा कि जो एनटीए है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। हमें नहीं पता कब उसका दिमाग घूम जाए और कौन से पेपर से कौन ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। ये ऐसे चैप्टर हैं जहां से अभी तक आ जाते थे क्वेश्चन, कभी 2 कभी 3 ऐसे ही रहता था, बट हाँ इस बार नहीं आएंगे। आप उन टॉपिक्स पे नहीं भागोगे जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा होते हैं, जो आपको लगता है अरे हाँ यहाँ से भी तो आ सकता है। देखो यहाँ से भी तो आ सकता है, एक हमारी एनसीईआरटी कहती है यहीं से आएगा, तो भी तो और यहीं से में बहुत फर्क है, बहुत ही बारीक लाइन है जिसे आपको पहचानना है और वैसे ही आपको मेहनत करनी है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ज़ूलॉजी मेंटोर, और आज हम मिले हैं बेटा डिस्कस करने के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट या यूं कहें फ्यूमिंग टॉपिक। वो क्या बेटा, अब इस टाइम पे लास्ट मोमेंट जब हमारा नीट 2024 आने वाला है, एग्जाम होने ही वाला है, तो बच्चों का रिपीटेडली यही क्वेश्चन आ रहा है, मैम प्लीज कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए जो हमें करने बहुत जरूरी है, मींस जहां से मैक्सिमम पेपर आ जाएगा। बट बेटा एक बात आपको जरूर समझनी है, हम ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड एक सेट कर लेते हैं कि भाई ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है और वो ट्रेंड आज हम देखने भी वाले हैं। बट आप अपने माइंड में एक चीज जरूर रखिएगा कि जो एनटीए है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। हमें नहीं पता कब उसका दिमाग घूम जाए और कौन से पेपर से कौन ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। और जबकि इस बार क्योंकि हमारे कुछ चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट हो गए हैं, तो अब पेपर तो उतना ही आएगा, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो उतने ही रहेंगे, बट अब वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ एडजस्ट होते हैं, कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज लेकर जाता है, वो सिर्फ एनटीए ही बता सकता है। ठीक है, बट ऑफ कोर्स हम ट्रेंड के साथ जरूर जाएंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी यूनिट की, अगर हम 11th और 12th दोनों को मिलाएं तो कौन सी यूनिट की बेटा कितनी वेटेज है। सो यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है। जैसे आप देखोगे बेटा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इसकी सबसे ज्यादा वेटेज आप देख रहे हैं बेटा 20% वेटेज। ऑफ कोर्स चैप्टर भी यहाँ काफी ज्यादा है। फिर आपकी क्लास 12th में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को आप देखेंगे तो बहुत वेटेज ले जाता है। ठीक है, सो ये है, बट मैम यहाँ से हमें कुछ समझ नहीं आता, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर चैप्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं ट्रेंड 2017 से लेकर 23 तक कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। अगर हम बात करें लिविंग वर्ल्ड, सो लिविंग वर्ल्ड से बेटा यही एक क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गया, कभी आता ही नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही 1 या 2 क्वेश्चन ही आने वाला है, ज्यादा नहीं आएंगे। देन आती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अभी तक नहीं आया था बेटा, बट ऑफ कोर्स इस बार क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। देन आता है बेटा आपका प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो आप इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से करेंगे, इन दोनों चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से करने वाले हैं। देन मॉर्फोलॉजी, ऑफ कोर्स अगेन अ नाइस चैप्टर, जहां पे देखिए आप 2022 में भी 4 क्वेश्चन थे, 23 में भी 4 है, तो ऑफ कोर्स ट्रेंड जरूर फॉलो होगा। देन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बेटा 3, 4, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो भाई यहाँ है कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन है, पहले हमें बोला गया कि चैप्टर को एनिमल टिश्यू वाला पार्ट हम डिलीट कर देते हैं, बट अब एनटीए ने बोला कि चलो तुम एक काम करो, एनिमल टिश्यू को कर लो। ठीक है, सो अब इसके अंदर बेटा देखो फ्रॉग तो है ही है, ये तो नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो यहां से आप ऑफ कोर्स क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे, आएगा ही आएगा। ठीक है, देन आपका कॉकरोच, फेवरेट कॉकरोच है ही है। ठीक है, देन बाद में बेटा एनटीए ने बोला कि एनिमल टिश्यू भी चलो इंक्लूड कर ही देते हैं। तो ओवरऑल ये चैप्टर जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड सा चैप्टर हो गया है, बर्निंग टॉपिक हो गया, क्या फ्रॉग है, क्या कॉकरोच है, क्या अर्थवॉर्म है, क्या एनिमल टिश्यू है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप नहीं छोड़ सकते हैं। फ्रॉग और कॉकरोच तो आपने बहुत अच्छे से करना ही है, साथ में एनिमल टिश्यू भी आप करेंगे। और जिन भी बच्चों ने मुझसे पढ़ा या किसी भी टीचर में पीडब्ल्यू से पढ़ा है बेटा, सब ने ये चैप्टर फ्रॉग कॉकरोच के साथ साथ पूरा एनिमल टिश्यू आपको करवाया है, चाहे एपिथेलियल टिश्यू हो, कनेक्टिव टिश्यू हो, मस्कुलर टिश्यू हो या नर्वस टिश्यू। ठीक है, सो ये चैप्टर आप बहुत
अच्छे से करेंगे और इसमें एक्सपेक्टेड है कि इस बार जो क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। फिर आपका आ जाता है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ तो हमें पता ही है कि ये तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, चाहे आप जेनेटिक्स ले लो, कहीं पे भी 12th के अंदर भी इतना काम आता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स हमेशा ऐसा रहता है, कभी 2, कभी 3, कभी 4। अगर आप देखेंगे 2020 में तो 6 क्वेश्चन भी आ गए थे। ठीक, देन सेल साइकिल, सेल डिवीजन, 5 5 5, इतने तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके 2 चैप्टर, दैट इज जो मैंने रेड मार्क कर दिए यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ये ऐसे चैप्टर हैं जहां से अभी तक आ जाते थे क्वेश्चन, कभी 2 कभी 3 ऐसे ही रहता था, बट हाँ इस बार नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? चैप्टर जो है बेटा न्यू सिलेबस से डिलीटेड है। ठीक, देन आ जाता है आपका फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। अब अगर बेटा ऊपर के 2 चैप्टर डिलीट हुए हैं तो फुल चांसेस हैं कि इन चैप्टर्स का में एक एक क्वेश्चन जो है पक्का इंक्रीज होने वाला है। ठीक है जी, चलिए फिर आ जाती है बेटा आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, जहां हमें पता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट चैप्टर हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है बेटा। सो आपके जितने भी ये लास्ट के चैप्टर्स हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की तो बेटा वेटेज ही काफी ज्यादा होती है। ठीक है, सो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक, देन आ जाता है आपका वही ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर यहाँ पर। फिर आ जाता है बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जहां से ऑलमोस्ट 2 3 1 2 क्वेश्चन आते रहते थे, बट अब ये चैप्टर डिलीट हो चुका है। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वही 3 2 3 2। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी यही वेरिएशन रहता है। अब क्योंकि रिप्रोडक्शन डिलीट हुआ है तो हो सकता है इन दोनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज हो जाए। देन बेटा आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके साथ में आपका एमबीआई, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आपको पता है यहाँ पे देखो क्वेश्चंस, देखो बेटा 9 8 6 7, तो इतने ही इस बार भी एक्सपेक्टेड हैं। सो आपका पीछे वाला चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड एमबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को अगर हम मिला दे तो 15 तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से हमेशा 1 2 ही रहते हैं, इस बार भी यही रहना चाहिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से बेटा इस बार क्वेश्चन भरने के चांसेस हैं, 2 2 आए हैं, हो सकता है कि इस बार 3 तक पहुंच जाए। स्ट्रेटेजीज आपको पता है, पूरा का पूरा चैप्टर इट हैज बीन डिलीटेड, कुछ पार्ट इसका बायोटेक में ऐड किया जो हम आपको करवा चुके हैं। ठीक, देन माइक्रोब्स में बेटा वही एक क्वेश्चन जैसे हमेशा आता है। फिर है बेटा आपका मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, सो यहाँ इन दोनों चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे। ठीक है, देन है बेटा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो ट्रेंड चलता आ रहा था वैसे ही चलेगा, 2 3 2 3। इकोसिस्टम से भी आपके देखो 3 है, बायोडाइवर्सिटी से 2 है, और लास्ट में जो एनवायरमेंटल इशू है जिससे लास्ट तो 2 साल से 3 3 क्वेश्चन आ रहे थे बेटा, ये चैप्टर डिलीट कर दिया, तो ऑफ कोर्स आप मान लीजिए कि इसका एक एक जो है ऊपर वाले चैप्टर्स में डाल दो। ठीक है, तो आप कहोगे मैम ये तो हर चैप्टर से ही क्वेश्चन आ गए, तो बेटा आते हैं क्वेश्चंस जो हैं वो हर चैप्टर से आते हैं। कोई भी चैप्टर आप यूं नहीं कह सकते अगर मैं ये नहीं करके जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर मैटर करता है इन योर नीट एग्जाम। बट जब हमें प्रेपरेशन करनी है तब हमें बेटा किस तरीके से करनी है वो मैटर करता है। तो अभी तक हमने जितना भी एनालिसिस किया उसमें हमने ये पाया है कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को पहले करेंगे, कुछ नहीं छोड़ सकते हैं वहां पर हम, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन तो वैसे ही कट चुका है। फिर आता है बेटा बायोटेक्नोलॉजी वाले दोनों चैप्टर, बहुत अच्छे से करिए, डिटेल में करिए। ठीक, फिर आता है आपकी जेनेटिक्स, जहां पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस। ठीक है, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में करने हैं, मतलब आपको इसकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन यूं पढ़ देनी है, छान देनी है। ठीक है, सो इन चैप्टर्स ये जो अभी अभी जो लास्ट मैंने नाम लिए हैं आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर आता है बेटा आपका जेनेटिक्स वाले चैप्टर, ये चैप्टर आप सबसे पहले करेंगे बायो के अंदर और फुल डिटेल में करेंगे, उसके बाद आप दूसरे चैप्टर्स करेंगे, बिकॉज ये चैप्टर में से बेटा आपका मैक्सिमम पेपर बन जाएगा।
आप खुद सोच के देखो, जेनेटिक्स के उन चैप्टर में से अगर 15 क्वेश्चन बन जाते हैं, 14 से 15, आपके बायोटेक्नोलॉजी वाले में से 9 से 10 बन जाते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में से भी आप मान के चलिए कि 9 से 10 बन जाते हैं बेटा, तो आधा पेपर तो यहीं कवर हो जाता है। समझ रहे हो? 50% वेटेज तो पेपर का यही चैप्टर ले जा रहे हैं, तो क्यों ना हम इन चैप्टर्स को इतने अच्छे से करें कि गलती होने की कोई गुंजाइश ही ना बचे, और आपको पता है कि आपको ये कहाँ करने हैं। ठीक है, ये सारे चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी तो अभी मैं करवा ही रही हूँ आपको उम्मीद के अंदर, तो वहां आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और भी जो भी आपके नोट्स हैं, एनसीईआरटी है, कुछ नहीं छोड़ना है। तो अब हमें इन सब से, इस एनालिसिस से क्या पता चलता है? हमें पता चलता है बेटा, वर्किंग स्मार्ट doesn't mean working less. It means working hard on what truly matters. मतलब बेटा, अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा कम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीतेंगे नहीं। नहीं, इसका मतलब ये है बेटा, आप वो चीज कर रहे हैं जो एक्चुअल में मैटर करती है। अभी आपका लास्ट टाइम आ गया है, प्लीज 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 फोकस ऑन योर एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे बेटा। सबसे ज्यादा पहले आपको एनसीईआरटी के सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। आप उन टॉपिक्स पे नहीं भागोगे जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा होते हैं, जो आपको लगता है अरे हाँ यहाँ से भी तो आ सकता है। देखो, यहाँ से भी तो आ सकता है, एक हमारी एनसीईआरटी कहती है यहीं से आएगा, तो भी तो और यहीं से में बहुत फर्क है, बहुत ही बारीक लाइन है जिसे आपको पहचानना है और वैसे ही आपको मेहनत करनी है। तो वर्क स्मार्ट, डोंट वर्क लाइक अ फूल। ठीक है, किसी और की बात में नहीं आना। आपका फ्रेंड कहता है मैंने तो ये भी टॉपिक कर लिया, तुम कहोगे यार मैंने तो नहीं किया, तो तुम जो इंपॉर्टेंट था वो तुमने किया नहीं, उसकी बात में आके तुमने पहले उसको ये वाला टॉपिक कर लिया। नहीं, आपको खुद समझना है बेटा। आप इतने टाइम से आप भी पीवाईक्यूज कर रहे हैं, आपको खुद समझ आता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बहुत भर भर के आ रहे हैं। ठीक है, आप कितने सारे अभी लास्ट में कितने सारे टेस्ट आप देते रहते हैं। ठीक है, सो उन टेस्ट के एनालिसिस से भी आप देख सकते हैं कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, और टेस्ट देते वक्त आपकी वीकनेस कहां है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां के क्वेश्चंस आप बार बार गलत कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सो उन चैप्टर्स को स्ट्रोंग बनाइए। जो चैप्टर स्ट्रोंग है उनको और स्ट्रोंग बनाओ, और जो वीक है उनको वीक नहीं रहने देना, उन्हें भी एक लेवल पर लाने की कोशिश। ठीक है, सो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी बायोलॉजी के लिए। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि अगर आपको एनसीईआरटी आपने अच्छे से छान ली है, अभी भी आपके पास टाइम है, कम से कम 2 से 3 बार एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से रीड कर दो, फटाफट से, बहुत बढ़िया तरीके से। क्योंकि बेटा आपका नीट का पेपर 50% तो बायो ही है ना, तो उसमें आप गलती कैसे कर सकते हो? फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ऑलरेडी आप थोड़ी सी वीकनेस सबको हो जाती है, बट बायो उसको बहुत स्ट्रोंग करना है, उसमें कोई भी मिस्टेक का स्कोप नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, सो इसी सब लेक्चर के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड आई होप सबको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिली होगी, सबको कुछ ना कुछ पता लगा होगा कि मुझे कैसे पढ़ना है। ठीक है बेटा, सो चलिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। बाय, थैंक यू।